गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो हम लोग इसमें देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री के एनसीईआरटी देखेंगे। तो इसमें इस वाले वीडियो में हम लोग ने केवल वही हैंड रिटन नोट्स इंक्लूड किए हैं जो एनसीईआरटी में है, और ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने इसमें डाला है। तो आप लोग को शुरू करते हैं, और आपको इसका इसका पीडीएफ मिलेगा। इसका साधना है टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम लोग इसमें फटाफट आके ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये मैप। देखो, यूपीएससी में जो भी इंपॉर्टेंट जो भी एनसीईआरटी में मैप दिए ना, आप उसको प्लीज़ एकदम ध्यान से एकदम भी केयरफुली रीड करो। बिकॉज वो मैप से उठा के क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज उसको मालूम है कि बच्चे लोग मैप को नहीं देखेंगे। तो हम लोग, लेकिन मुझे अपन को तो मालूम है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग मैप को एकदम अच्छे से देखेंगे। तो देखो, ये है यमुना रिवर, यहाँ से बह रही है। तो पहले हम आप देखोगे कि यहाँ पे फिरोजा कोटला है, ये शहर है, फिरोजाबाद के पास में है। फिर उसके नीचे हम देखेंगे सीरी। सीरी ये शहर किसने बनाया? आप बोलोगे अलाउद्दीन ने बनाया। ये तुगलाबाद किसने बनाया? तुगलक्स ने बनाया है। फिर दिल्ली कोना कुतुब मीनार किसने बनाया? आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पे हुसैन खान, ठीक है। तो अपने हम लोग ने ये मैप देख लिया। हम पढ़ेंगे पहले इन दिस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि कावेरी डेल्टा में कैसे एक लार्ज एम्पायर बना, ठीक है। और क्योंकि दिल्ली में और इसमें इस वाले एम्पायर में दिल्ली का मेंशन क्यों नहीं था? बिकॉज अब व्हाट हैपेंस 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक दिल्ली में पावर वैक्यूम था। और इसी टाइम पे साउथ में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे एम्पायर्स फ्लरिश हुए थे, ठीक है। तो डैट रीजन दिल्ली का मेंशन नहीं है, बिकॉज डैट टाइम पे दिल्ली में पावर वैक्यूम, इस वजह से। दिल्ली पहला कैपिटल किसने बनाया? आप बोलोगे तोमर राजपूत ने बनाया, तोमर राजपूत से बनाया। बट इन लोग हार गए थे चौहान ऑफ अजमेर से, तो फिर चौहान ने इसको टेक ओवर कर लिया। बट वो चौहान भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिके, ठीक है। तोमर प्लस चौहान ने मिलकर कैपिटल बनाया, मेनली रिच। और इस वाले कैपिटल में मेनली रिच जैन मर्चेंट्स आके रहते थे, क्योंकि उन लोग डेफिनेट उनको ट्रेड्स करना था, और कैपिटल में अक्सर ट्रेड होता रहता है। जो कॉइन मिंटेड होते थे ना, उसको बोलते थे हम लोग दिलवाल। ये याद रखना, ये टर्म है, ठीक है। जो कॉइन्स मिंट होते थे उसको हम लोग बोलते थे दिलवाल। और ये वाइड सर्कुलेशन था, मतलब पूरे एरिया में घूमता था अच्छे खासे। दिल्ली इमर्ज पॉलिटिकल इन 13th सेंचुरी। दिल्ली इमर्ज हुआ एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह कब? 13th सेंचुरी में, ठीक है। 13th सेंचुरी में किसके थ्रू? भाई सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है। हम देखेंगे रूलर्स ऑफ दिल्ली कौन कौन से। तो फर्स्ट है तोमर। आप इसको टीसी से याद रख लेना, ठीक है। टीसी। राजपूत में कोई बोलेगा ना कौन रूलर से, तो आप अरे आप बोलोगे सर क्या था पहले? चौहान से। तो आप इसको टीसी से याद करना, टीसी, तोमर एंड चौहान। अब उसके बाद जो तोमर्स के थे ना, जो अनंगपाल थे, अनंगपाल रूलर्स थे, उन्होंने 1130 से लेके 1145 तक रूल किया। आफ्टर डेट व्हाट हैपन? पृथ्वीराज चौहान आए। पृथ्वीराज चौहान 175 से लेके 192 तक चौहान डायनेस्टी ने रूल किया। फिर अर्ली टर्किश टाइम। टर्किश रूलर में कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुमिश, रजिया, गियाजुद्दीन बलबन। इन लोग ने 1206 से लेके 1290 तक थे, ठीक है। फिर खिलजी डायनेस्टी आया 1290 से लेके 1320। खिलजी के बाद कौन आया? तुगलक, ठीक है। खिलजी के बाद कौन आया? आप बोलोगे सर खिलजी के बाद आया तुगलक। तुगलक में आप MFG याद रख लेना, ठीक है। एफ एम जी होता है ना, एक फास्ट मूविंग ग्रोसरी होता है। उसको फास्ट मूविंग ग्रोसरी को अब उससे ही याद कर रहा है। FMG, फिरोज मोहम्मद एंड गियाजुद्दीन। गियाजुद्दीन तुगलक, गियाजुद्दीन तुगलक आप 1320 से लेके 1324 तक, ये केवल 5 ईयर्स के लिए था। 4, हाँ ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। उसके बाद उसका बेटा आया मोहम्मद बिन तुगलक, जो 24 से लेके 51 तक था। इसको ऐसा याद कर लेना, ठीक है। फिर खिजर, फिर सैयद डायनेस्टी है, उसमें जो खिजर किंग्स थे वो रूलर्स थे। फिर लोधी आया, लोधी थे 1451 से लेके 1526 तक। हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर सल्तनत। दिल्ली सुल्तान के अंदर कैसा था? तो इसमें जो तारिक सिंगुलर और त्वारिक रूलर, एक मतलब एक तारिक होता था जिसमें जो भी इंपॉर्टेंस काम होते थे। पर्शियन लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें दिल्ली सल्तनत का लैंग्वेज कौन सा था? तो आप बोलोगे पर्शियन होता था, ठीक है। ऑथर ऑफ तारिक जो होते थे वो हमेशा लर्नमैन होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडवाइस करते थे कि इनको रूल कैसा रूल करो। सर्कल ऑफ जस्टिस मीन्स वॉट? फ़कर ए मुदाबिर क्या बोलते हैं? फ़कर ए मुदाबिर। इन्होंने 13 सेंचुरी में क्या बोला? किंग सर्वाइव करता है सोल्जर पे, सोल्जर को चाहिए सैलरी, सैलरी आई पेजेंट से, और पेजेंट तभी पे करेगा सैलरी जब वो प्रॉस्परस और हैप्पी होगा। तो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस। दी हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नमेंट। अगर समझो डेफिनेटली अगर अच्छा रूल होगा तो डेफिनेटली ये सबके लिए अच्छा है, तो इसको बोलेंगे सर्कल ऑफ जस्टिस।
ये कहाँ पे किसने लागू किया? इसने किसने बताया था इसको? फ़कर ए मुदाबिर। ये वर्ड याद रखना है, फ़कर ए मुदाबिर, ठीक है। ये टर्म दे देगा और पूछ लेगा कौन था, ये पोएट था कि वॉरियर था कि क्या था। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि इसने ये वाला सर्कल ऑफ जस्टिस इसने इस बंदे ने लिखा था। ऑथर ऑफ तारीख जो होते थे ना, जो तारीख के ऑथर्स होते थे वो हमेशा कैपिटल में रहते थे, वो हार्डली कभी विलेजेस में रहते थे। ऑफकोर्स वो विलेज में जाएंगे तो उनको काफ़ी सारी परेशानी होगी, बट तो अगर वो कैपिटल में रहेंगे तो उनको सारी सुख सुविधा होगी। इस वजह से ये लोग एडवाइस करते हैं रूलर को कि सोशल ऑर्डर बेस्ड होना चाहिए, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन है। मतलब ये लोग ने सारे बोलते थे कि जो जिस बर्थ हुआ है उसका वही वो काम करेगा। और जेंडर डिस्टिंग्विश भी बात करते थे, मतलब मेल अलग काम करेगा फीमेल अलग करेगा, दोनों की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1236 में रजिया सुल्तान मोर क्वालिफाइड अपने भाइयों से, बट तभी भी उसके नोबल्स उसके खिलाफ थे। क्यों? बिकॉज यही जेंडर डिस्टिंक्शन की वजह से, ठीक है। और इसको किसने बताया था? इसको बताया था मीनाज उल सिराज ने, ठीक है। सिराज का थॉट क्या था रजिया पे? जो सिराज था उसका थॉट था कि भाई ये तो डेफिनेटली सीधा गॉड के खिलाफ है, बिकॉज गॉड ने वुमेन्स को रूल करने के लिए नहीं बनाया है। एक वुमेन सबको सुपर, वुमेन सब क्या सबॉर्डिनेट, गॉड की सबॉर्डिनेट है क्या? ठीक है। लेकिन ये रजिया अकेली नहीं थी, इसी टाइम पे काफ़ी और रूलर्स थे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जैसे कि काकटिया डायनेस्टी के कौन थी? रुद्रम देवी ऑफ वारंगल, ठीक है। ये आंध्रा रीजन में, काकेटिया डायनेस्टी कहाँ पे? आंध्रा रीजन में। इसने अपना नाम लड़के वाला रख लिया था, और डिड्डा कश्मीर की थी, ठीक है। तो ये भी अनदर रूलर थी, इसने तो एक खुद को डिड्डा बुलाती थी, जबकि इसका नाम था दीदी, ठीक है। डिड्डा ऑफ कश्मीर। रुद्रमा देवी याद रख लेना वारंगल की थी, और डिड्डा कश्मीर आप याद रख लेना, ठीक है, कश्मीर की थी। ये दोनों भी रिडिज थे और इनको भी रूल करने में काफ़ी तकलीफ आ रही थी। तो ये मिराजू शेरा बता रहे हैं अपने अपने बुक्स में। आई एम क्लोजर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खिलजी एंड तुगलक्स के। खिलजी और तुगलक्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, व्यवस्था कैसा था, कानून व्यवस्था कैसा था, लॉ कैसा था। इतने बड़े एम्पायर को केयर करने के लिए डेफिनेटली आपको एक रिलायबल गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी, एडवोकेट्स की पड़ेगी, और लैंडलॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इल्तुमिश मालूम है क्या करता था? ये मालूम है ये गवर्नेंस कैसा चूज करता था? इसके पास ना एक लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स थे, तो वो इस स्लेव्स को ना गवर्नर बना देता था। डेफिनेटली वो क्या थे मालूम है? उसके लिए वो अच्छे थे, बिकॉज वो उसके उसका उसका बात सुनते थे। तो और इस स्लेव को क्या बोलते थे? बंदगान। इस स्लेव को पर्शियन में क्या बोलते थे? बंदगान। मतलब वो उसके ऊपर रिलैक्स है टोटल, ठीक है। और खिलजी और तुगलक्स में भी ये फार्मूला यूज़ किया डेफिनेटली, बिकॉज आपको इतना लार्ज किंगडम है, अगर आपको भरोसेमंद लोग नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली एनी टाइम रिवॉल्ट होने की खतरा बढ़ती रहती है। तो सोच से मेथड खिलजी और तुगलक्स ने भी यूज़ किया, ठीक है। बट ये लोग ने हम्बल बर्थ को ही प्रेफरेंस दिया, मतलब जो अगर हम जो अच्छे घर से अच्छे बैकग्राउंड से है डेफिनेटली, तो उसको भी उन्होंने प्रेफरेंस देना शुरू किया, जो लोग इनस्टेबिलिटी क्रिएट ना करें। अब स्लेव और क्लाइंट्स में फ़र्क देखेंगे, ठीक है। स्लेव और क्लाइंट्स क्या है? क्लाइंट्स में आपने ये स्लेव का क्लाइंट जो उसका टेक केयर करे, वो उसके प्रति लॉयर होते थे। मतलब अब सपोज कोई स्लेव है, वो 4 साल का है, ठीक है, और उसको किसी ने किंग्स ने परचेस किया और उसको उसने ग्रोन अप किया 15 साल तक, तो डेफिनेटली जो स्लेव है ना उसके ऊपर ज़्यादा लॉयल एज कम्पेयर टू जिसने उसको परचेस किया है, ठीक है। और जो पेट्रोनस डिड नॉट वांट टू हेयर द लायर्स, इसका मतलब ये हुआ। सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट। सुल्तान के पास बोला ना आपको, उनके पास काफ़ी सर्वेंट्स होते थे डेफिनेटली, जो उनके ऊपर वो भरोसा करते थे। दिस थिंग क्रिटिसाइज बाय तोरी बिकॉज द ये ना देखो, अभी फिर से तारिक आ गए इन लोग इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तारिक बोलता है कि भाई ये तो गलत चीज़ है, बिकॉज जो आप लो बेस को सीधा हाई रैंक में पहुंचा रहे हो, तो इससे मालूम है क्या होगा? इसमें वो रॉयल ब्लड क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रॉयल ब्लड? ये कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? तारिक। तो आपको पूछ देगा कि ये सब चीज़ से खुश कौन नहीं था, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हुए होगे। तो बट ये एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको विश्वास नहीं होगा। आप जाके बीपीएससी यूपीपीएससी से पेपर्स उठा के देख लीजिए, उसमें और यूपीएससी के इवन मतलब सिंगल सिंगल वर्ड से पूछे गए हैं। जैसे बिहार बीपीएससी में पूछा गया कि बिहार का किस टाइप का क्लाइमेट है, और एनसीईआरटी में मेंशन है कि मानसून क्लाइमेट का क्लाइमेट है, और एकदम छोटे वर्ड में दिया है। एक क्वेश्चन पूछा कि नाथ पंथ और जोगी एक किस सेक्टर में है, तो एकदम एनसीईआरटी में एकदम लास्ट पॉइंट में लिखा है नॉर्दर्न इंडिया, जो मोस्टली बच्चे मिस कर देते हैं। तो इस वजह से मैं एक एक पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको डेफिनेटली ये हेल्प होगा। आपको भी बोरिंग होता होगा लेक्चर देखने के लिए, तो इन माय थॉट अगर ये आप ये लेक्चर तभी दे सकते हो जब आप खाना खा रहे हो, या आपका पढ़ाई करने में बोर मन नहीं हो रहा, तो आप इसको केवल रन कर दीजिए, डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी हेल्प होगा। हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑफिशियल्स ऑफ एमबीटी। अब जैसे ऑफिशियल्स मीन्स व्हाट, जैसे कि जैसे अपने इंडिया में अभी जो आईएएस को आईएएस बोलेगा, जो रूल करेगा आईएएस करेगा, ठीक है। जो जो कानून की सज़ा सुनाएगा उसको आप जज बोलेंगे, जज बोलते हैं।
जो कानून के साथ लड़ेगा उसको हम वकील बोलते हो। तो क्या ऐसा टर्मिनोलॉजी है ना, तो जो तो दिल्ली सल्तनत में भी काफ़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ होता था, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये अभी ना इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ना आपको मैच द फॉलोइंग करके दे देगा। इसमें देखो मोहम्मद बिन तुगलक कितना इनकॉम्पिटेंट राजा था, देखो आप इधर से देख सकते हो। इसके ऑफिशियल्स के नाम क्या थे? जो वाइन डिसेंटिलेट था उसका नाम था अजीज़ खुमार, बारबर का नाम था फिरोज हजाम, बारबर का नाम क्या था? फिरोज हजाम। आप एफ बी फेसबुक से याद कर लेना इसको, AFB फेसबुक से याद कर लेना। माना तबक, माना तबक को नाम था कुक, ये क्या, ये खाना बनाने वाला था। तो उसको आप MC से याद रख लेना, नहीं MC से मत, CM, ठीक है, CM से याद रख लेना। और जो दो गार्डनर से उसका नाम था लड़ा और पीर, ठीक है। लाइक द अदर सुल्तान खिलजी प्लस तुगलक मार्च अपॉइंट मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर। इन लोग ऐसा नहीं कि बस स्लेव को ही बनाते थे, मिलिट्री कमांडर्स को भी गवर्नर बनाते थे, बिकॉज वो मिलिट्री कमांडर है। तो ही वॉज ए गुड एफिशिएंट रूलर, डेट ए रीजन। अब लैंड को मालूम है क्या बोलते थे? लैंड को इक्ता बोलते थे, और जो लैंड को होल्ड करता था उसको इक्तादार बोलते थे, या तो मुक्ति बोलते थे। मुक्ति पेड ड्यूटी लेड मिलिट्री कैंपेन्स प्लस कलेक्टिव टैक्स। मुक्ति का काम ये नहीं था बस टैक्स कलेक्ट करना, इसका काम था मिलिट्री कैंपेन भी करना। मीन्स वॉट, ये एक तरह से एटोनॉमी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। मुक्ति पोस्ट हेरिडेरिटी नहीं था, और इसको फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर इन अलाउद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक। मुक्ति का पोस्ट हेरिडेरिटी नहीं था, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मुक्ति करेक्ट ऑन टैक्स, ठोस टैक्स जो स्टेट ने ही बोला है। मुक्ति वही टैक्स कलेक्ट करती सकती थी तो जो स्टेट ने बोला है, जो स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया, ऐसा नहीं अपने मन का कोई भी टैक्स बनाना शुरू कर दे। दिल्ली सल्तन ब्रॉट हिंटरलैंड अंडर देयर कंट्रोल, तो ये फोर्स किया चीफमेंट एंड समानता एटोक्रेसी एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जब दिल्ली एम्पायर एक्सपांड होना शुरू किया तो आजू बाजू जो एरियाज थे उसको उन लोगों ने फोर्स किया कि भाई हमारी हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लो, आपको ठीक है, तो बिकॉज आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आप कुछ टैक्स दे देना, तो आप फ्री माइंड हो जाओगे ना। अब देखेंगे लैंड का असेसमेंट हुआ, उसका 3 टाइप्स के टैक्स लगाए गए। सबसे पहला खराज, खराज 50% लगता था। सोचो, मतलब आपने 100 रुपये कमाए तो 50% सीधा किंग्स को जाता था। खराज किस पे लगता था? ये कल्टीवेशन, मतलब आपने जो भी कल्टीवेट किया है ये किस पे लगता था? लैंड पे लगता था। ये पॉइंट ध्यान में रखना। और कैटल्स पे लगता था, और हाउस, मतलब आपके पास कितने कैटल्स है, आपके पास 10 गाय है, आपके पास 20 गाय है, और आपका हाउस कितना बड़ा है, आपके पास कितने सारे हाउस है, उसके ऊपर लगता था। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि अभी भी लार्ज पार्ट ऑफ कंट्रोल दिल्ली सल्तनत के भारत नहीं था, ठीक है। बिकॉज ऑफकोर्स द एम्पायर इतना बड़ा है। अभी मतलब आप अभी भी देखो ना, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में इंडियन गवर्नमेंट इतनी कॉम, मतलब इतना हमारे पास इतना बजट है कैपेबल है, तो भी हम लोग अभी भी छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इतने सारे महाराष्ट्र के मतलब जंगल एरिया में हम लोग अभी भी कंट्रोल नहीं है हमारा। तो उस टाइम दैट टाइम सोचो कितना मतलब प्रॉब्लम होता होगा। हम आएंगे इबन बटूता। इबन बटूता कौन है? ट्रैवलर है। ट्रैवलर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जब आएंगे ना बाहर के देश से अपने इंडिया में, तो डेफिनेटली कुछ बुक्स लिखेंगे, और बुक से हमको इंसाइट्स मिलेंगे कि इंडिया एट टाइम कैसा था, काफ़ी सारे हम लोग को टर्मोलॉजीज मिलेंगे। तो ये इबन बटूता कहाँ का था? तो ये आप बोलोगे सर ये मोरक्को था, मोरक्को का था, ठीक है। और ये बताता कि ना, देखो अभी ये पूछ देगा कि ना विच ट्रैवलर ने मेंशन किया बाम्बू के बारे में, बिकॉज बाम्बू मिशन अभी बहुत फेमस है। तो आप बोलोगे यार, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये कहाँ पे लिखा है। तो देखो इसका बात आप देखो, बटूटा और बाम्बू दोनों का याद रखना। ये बोलता है कि जब जो ये महल होते थे ना, उसको फोर्टिफिकेशन करने के लिए ना बाम्बू के पेड़ लगाते थे बाजू बाजू, मतलब बाम्बू का मोटे मोटे बड़े बड़े ये लगाते थे फोर्टिफिकेशन करने के लिए। तो ये किसने बात किया है? आप बोलोगे इवन बटूटा ने बात किया है। अब हाँ, हम आएंगे टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस में पहले आप देखेंगे खूम्स, खून्स, खूम्स, ठीक है, खूम्स। ये खूम्स बोलता था कि जब भी हम लोग किधर भी वॉर करेंगे तो जो 1/5 ये जो वॉर ब्यूटी वो किंग्स को मिलेगा, और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सोल्जर्स अपने में, 1/5 माइंस में भी और ट्रेजर में भी, मीन्स ठीक है। अब आएंगे ज़कात। ज़कात बोलता है कि हर मुसलमान को अपना 40 पार्ट, मतलब उसका इनकम का 40 पार्ट जो भी उसने एनुअल सेव किया है, कमाया नहीं है, जो उसने सेव किया है वो खर्चा करेगा ऑल मुस्लिम्स के ऊपर। ये ऑब्लिगेटरी करने के लिए ऐसा। और ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक के दौरान ये रेगुलर टैक्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसको रेगुलर टैक्स की तरह लेने लगे। पहला तो क्या था मालूम है? ठीक है, ये एनुअल जो ऑब्लिगेटरी थे सारे मुसलमान के ऊपर, फिरोज शाह तुगलक, ये पॉइंट याद रखना, फिरोज शाह तुगलक के दौरान इसको रेगुलर टैक्स की तरह कन्वर्ट करेंगे और उसको सेपरेट की तरह करना शुरू किया। मतलब पहला मालूम में क्या था? ज़कात को ना आपके टैक्स के साथ ही लेना जाता था, ठीक है, इसको सेपरेट नहीं किया होता था। बट अभी ऐसा है कि अभी फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि नहीं भाई, आप सेपरेट ये वाला टैक्स भी सेपरेट दो। और ये मुस्लिम ट्रेडर्स के ऊपर 2 और 3% लगता था, 2.5% लगता था, और एक टैक्स कंटिन्यू था। दिल्ली और मुगल सल्तनत दोनों के टाइम पे ये टैक्स लगता था। अब आगे जजिया। जजिया मोस्टली नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, और जो देते थे उसको हम लोग बोलते थे जिमी। जो
टैक्स देता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, जिमी, या तो उसको प्रोटेक्टर पर्सन भी बोलते थे। मतलब बहुत, अभी आपने टैक्स दे दिया, अभी आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप अपना धर्म फॉलो कर सकते हो। और जो टैक्स नहीं देता था उसको कन्वर्जन कर देते हैं लोग ज़बरदस्ती, बहुत परेशान करते थे। सोचो इतना क्रूरलिटी होती थी उस टाइम पे। ड्यूरिंग पहले कलेक्ट विथ लैंड, बट फिरोज शाह तुगलक इसको सेपरेट बना दिया। मतलब ये जो टैक्स था जजिया, इसको पहले लैंड की तरफ कलेक्ट कर लेते थे, बट इसको फिरोज शाह तुगलक ने बोला नहीं, आप इसको अभी अलग से देना शुरू करो, इसका अलग से अकाउंट बनना शुरू हो गया। पहला क्या होता था मालूम है, जैसे 100 रुपये आपने इसको खराज पे दे दिया और 50 रुपये जजिया पे दे दिया, तो ये 150 हो गया। बट इसने आके दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देनी, आप अलग अलग करके दो, मतलब आप अलग अलग करके दो। हम देखेंगे मंगल्स। मंगल्स कौन थे? मंगल्स जो हम देखिए मंगोल्स कौन थे? जो चंगेज खान के अंदर जिसने ट्रांस ट्रांस जंगीज खान ने ट्रांसजोकियाना वाले एरिया को इसने कैप्चर किया था, इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईरान। ठीक है, नॉर्थ मतलब देखो ये ईरान का नॉर्थ ईस्ट, ये ईरान है समझो। तो इस वाले पार्ट को किसने कब्जा किया था? मंगोल्स ने। मंगोल्स का अटैक अलाउद्दीन के टाइम में सबसे ज़्यादा था। तो क्वेश्चन पूछ देंगे किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा अटैक हुआ मंगोल्स का? तो अलाउद्दीन के टाइम पे हुआ। और ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी होना शुरू होता। मतलब ये दो रूलर्स से जिसमें मंगोल्स को ज़्यादा परेशान किया था। ठीक है, अब सुल्तान इन 15 सेंचुरी एंड 16 सेंचुरी में आएंगे। आफ्टर दिल्ली सल्तनत इमर्ज ऑफ राजपूत एंड अफगान रूलर्स। मतलब जैसे दिल्ली का सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हुआ तो राजपूत और अफगान रूलर्स का अफगान हुआ। तो इसमें शेर शाह सूरी पहला अफगानिस्तान रूलर था। इसने अपना करियर शुरू किया था इसके अंकल के पास। ठीक है, और इसने पहला हुमायूं को हराया 1530 से लेके 40 तक, फिर 55 से लेके 56 तक। और शेर शाह फैलो था किसका? फॉलो करता था अलाउद्दीन स्टाइल का रूलर। मतलब अलाउद्दीन जैसा पूरा लैंड को एक्सेस करता था, सब कुछ एकदम बारीकी से करता था, उसी तरह शेरशाह सूरी भी करता था। अब ये वाला पॉइंट बस देख लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है। जो अंडर जंगीज खान में इसने इन्वेट किया ट्रांस नॉर्थ ईस्ट ईरान को। ठीक है, 1219 में। बस ये याद रखना, ट्रांस एरिया कहाँ पर है, यूपी से पूछ सकते हो और आप कन्फ्यूज जाओगे। तो इस वाले वीडियो में इतना था। हम लोग ने अभी आई थिंक लेक्चर 3, हाँ पार्ट 3 चैप्टर 3 डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको साधना है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, जय हिंद।